नमस्कार दोस्तों, जीएसवी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सेट 3 का डिस्कस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 2 तक हमने करा दिया था और आज हम लोग करेंगे 3 सेट का डिस्कस। चलिए आइए दोस्तों, देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन को जरा पढ़ देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1296 बराबर 36 हो, मतलब 1296 अंडर रूट में है और उसके इक्वल बराबर दिया है कितना, 36। तो कह रहा है कि 1296 अंडर रूट और डेसिमल 2 अंक के बाद, फिर ऐसे ही आगे 1296 4 अंक के बाद डेसिमल दिया है, फिर 6 अंक के बाद दिया है और फिर 8 अंक के बाद दिया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 1296 को इस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद दिया है 1296 इस तरह से, ठीक ना। फिर जो दिया है यहाँ पर ऐसे इस तरह से, ठीक ना। फिर दिया है आपको ठीक है, यहाँ पर 0.0 है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 0 पॉइंट इस तरह से दिया, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। देखिए, इसका अंडर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3.6। 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो जब अंडर रूट निकलता है तो इसका 1 अंक के बाद डिजिट हो जाएगा, मतलब डेसिमल हो जाएगा। और यहाँ पर 4 अंक के बाद है, तो डेसिमल कितना अंक के बाद जाएगा, 2 अंक। तो लिखाएगा कैसे, इस तरह से। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 अंक तक का डेसिमल है, तो जब अंडर रूट निकलेगा तो डेसिमल आ जाएगा 3 डिजिट तक। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। और वहाँ पर 8 है तो 4 तक जाएगा, तो 0.0 3 और 6। और फाइनली दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 और ये हो जाएगा आपका इतना। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा भाई, मेरे फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर, यानी 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रैमूल का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसका सेल प्राइस दिया है 144, ठीक ना। और अनुराग जो है उसका क्रैमूल का 1/7 का क्या होती है, लॉस होता है। समझ रहे हैं ना, लॉस होती है, यहाँ पर हम लिख दिए। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि क्रैमूल में का लगा है, तो क्रैमूल का वैल्यू हो जाएगा कितना, 7। क्योंकि जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं। और आप देख रहे हैं इसके नजदीक वाला भिन्न के पास जो का लगा रहेगा वही आपका इसका हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी क्रैमूल में का लगा था तो क्रैमूल हो जाएगा 7 और लॉस हो जाएगा कितना, 1। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे लॉस 1। अब 7 रुपए खरीदाया और 1 रुपया घाटा हो गया, यानी बेचाया हुआ कितना में, 6 में। अब यहाँ पर सेल प्राइस निश्चित राशि में 144 दिया है, हम लोग के अनुसार 6 दिया है, तो विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से, लेकिन क्रयमूल्य निकाल देंगे तो 7 से गुना काट देंगे, ये 24 बार में कटेगा। अब ये विक्रयमूल्य नहीं हुआ, क्यों विक्रयमूल्य ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हम 7 से गुना किया तो ये विक्रयमूल्य नहीं क्रयमूल्य का काम करेगा। 7 से गुना किया है ना, तो क्रयमूल्य हो जाएगा आपको कितना, 24 7 168। और भाई साहब सेल प्राइस दिया है कितना, सेल प्राइस दिया हुआ है 189। 168 में खरीदा था, 189 में बेचा था। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है। चूंकि इतना में खरीदा है, इतना में बेच दिया है, ठीक ना, तो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको पता है क्या होता है, क्रयमूल्य को नीचे तक। क्रयमूल्य कितना है, 168, ठीक है। और जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, तो 21 का हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 को ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। काटा पीटी कर दीजिए भाई मेरे, 21 8 कटेगा 168, और 2 चौका 8 और 25 चौका 100। तो 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5%, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 12.5%, ठीक।
चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अरे 5 अंकों वाले टेलीफोन नंबर की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि कम से कम 1 अंक का प्रयोग दोबारा किया गया है। ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना। इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कह रहा है कि 5 अंक वाले टेलीफोन नंबर को कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि कम से कम 1 अंक का प्रयोग हुआ हो। ठीक ना। तो यानी कि रिपीटेशन अलाउड पता कर लेते हैं। रिपीटेशन अलाउड यानी कितना बार पुनरावृत्ति हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो सबसे पहले 5 स्थान को यहाँ पर ऐसे गैपिंग कर दीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहा है टेलीफोन नंबर अगर देखा जाए यहाँ पर तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ना होता है टेलीफोन नंबर में नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है टेलीफोन नंबर कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। रिपीटेशन का बात कर रहे हैं तो हमने 10 लिखा। ठीक ना। और 5 स्पेस करे हैं तो यही रिपीटेशन 10 अंक तक जाएगा, तो यानी कि ये खाली स्थान भरता जाएगा। समझ रहे हैं ना। 10 10 और 10 ये जो है बुक में इस तरह का सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आपको लास्ट में हम एक अप्रोच बताएंगे, उससे आपको समझ में आएगा। ये बुक वाला है तो हमने वैसे ही करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टोटल हो जा रहा है 10। ठीक है। और यहाँ पर 5 अंक का जाना है तो हमको टोटल अंक है 10, तो 10 10 के 5 स्थान तक मैंने लिख दिया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कौन सी 10 के पावर 5। 10 गुणे 10 गुणे कर दीजिएगा इसे। ठीक ना। और उसी प्रकार अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड यानी कि जब पुनरावृत्ति नहीं हुआ होता, समझ रहे बात को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। फिर हम 5 बॉक्स को ऐसे खाली करके लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पहला बार में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट था कितना 10। ठीक है। लेकिन अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 10 था तो मैंने 10 लिख दिया। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड यानी रिपीट करके नहीं लिखेंगे, तो 10 को मैं एगो यूज कर दिया तो अभी कितना बचा, तो बोलिएगा 9 को। और 10 को मैंने 2 को यूज कर दिया तो 10 को टोटल संख्या था तो अभी 2 जगह भरा गया है, तो अभी संख्या कितना बचा है, 2 का यूज हो गया तो 8 बचा है, यहाँ पर 8। अब 1 2 3 10 को में 3 यूज हो गया, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है। 10 को था 4 को भरा गया, यानी 5 जगह भरना था, तो 1 2 3 4, तो 10 को में 4 को भरा गया तो एक जगह और खाली है, तो यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 6। अब कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड में से रिपीटेशन नॉट अलाउड की जो चीज है उसको हम घटा देंगे। ठीक ना। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जबकि कम से कम 1 अंक का प्रयोग दोबारा किया गया हो, कम से कम 1 अंक, तो रिपीटेशन अलाउड में से, रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति में से जो पुनरावृत्ति नहीं हुआ है उसको घटा देंगे, तो कम से कम 1 अंक का दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था। तो भाई मेरे यहाँ पर क्या करना होगा, गुणागणित कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 4 5 गुना कर दिया जाए। 9 8 72, 9 8 72 और 6 7 42, तो 72 में 42 से गुना कर दिया जाए, क्या दिक्कत है। 2 दूना 4, 7 दूना 14, तो 2 चौक 4 दूना 8 हो जाएगा भाई मेरे, और 7 चौक का कितना हो जाएगा 28, 4 8 4 12, 8 1 9 10, और ये हो गया आपका कितना कितना, ये वो सुना था तो यहाँ पर इसे कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में जरूर आप बताइएगा। ठीक है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये अप्रोच से नहीं समझ में आएगा तो दूसरा अप्रोच बताएंगे ना, उससे बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अगर पुनरावृत्ति में से, ठीक ना, पुनरावृत्ति जितना हुआ है उसमें जो पुनरावृत्ति नहीं हुआ है उसको घटा देंगे तो कम से कम 1 पुनरावृत्ति वाला निकल जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि अगर पुनरावृत्ति में से जो पुनरावृत्ति नहीं हुई है उसको घटा देंगे तो कम से कम 1 पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसमें से ये वाला चीज घटा देंगे, तो 30 240 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, ये हो जाएगा वो कितना 9, और ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा अनुसार, ये बुक के अनुसार, ये बुक के अनुसार जो बुक में सॉल्यूशन दिया है उसके अनुसार। ठीक है। लेकिन अब दूसरा अप्रोच देखिए। ठीक है। मेरा देखिए,
दोस्तों मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना, ठीक है, ये नहीं कि किताबी लैंग्वेज जैसे है उसे करके बढ़ जाए तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए समझिए, दूसरा तरीका से समझा जाए, दूसरा तरीका से समझा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप जानते हैं कि टेलीफोन नंबर टोटल जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक का ही डिजिट होता है, ठीक ना, और हमको 5 अंक चाहिए, तो वही फिर लिखेंगे रिपीटेशन अलाउड, यानी कि रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। कितना मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है, पुनरावृत्ति, ठीक है। एक और अप्रोच है जो इससे सीखिएगा, ठीक ना, तो उसके अनुसार किताब लैंग्वेज के अनुसार जो किताब में आंसर दिया उसके अनुसार वो आंसर हो गया, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये अप्रोच जो यूज करेंगे तो सब में लागू होगा। देखिए क्या करना है पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है। तो जैसे 5 स्थान हम यहाँ पर लेंगे, 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। लेकिन हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे इसमें से। तो आप पूछेगा ना कि 0 नहीं लीजिएगा तो आप लीजिएगा क्या, ठीक है। तो 0 नहीं लेंगे हम, क्योंकि देखिए अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर 5 डिजिट हमको बनाना है, तो 1 2 3 4, तो 0 यहाँ पर लेंगे तो 1 2 3 4 और कोनो लेंगे तो ये 4 डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इधर का 0 का उतना वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, नहीं लेंगे, ठीक है, वैल्यू 0 नहीं लेंगे यहाँ पर। तब 0 अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर तो बाकी 1 2 3 4 इसमें से कोई हम लेंगे, 1 2 3 4, ठीक ना। तो 0 को मैंने हटा दिया, तो जैसे 0 को हटाया, अगर 0 लेंगे तो 4 डिजिट ना होगा, लेकिन हमको कितना डिजिट बनाना है, 5 अंक बनाना है। तो इधर 0 लेंगे तो वो 4 डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इसमें से कोई लीजिएगा, जैसे 2 3 4 5, तो ये 4 को 5 डिजिट बनाना है, इसलिए 0 नहीं लेंगे। तो 0 को छोड़ दिए तो टोटल डिजिट यहाँ पर कितना है, टोटल 9 है। अब पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं, तो अब पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं तो अब आगे लेंगे ना, तो टोटल 10 था, हमने इसमें से यहाँ पर पहला स्थान पर 9 भर दिया, ठीक है। तो बचा कितना, तो बचा 9, ठीक है। 10 में से 1 भर दिया तो ये बचा 9 और एक 0 छोड़ दिए थे तो अब 10। अब 10 जो है हर बार में स्टेप जो गैपिंग किए हैं 10 10 10 10 यहाँ पर जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे। हमने बोला कि 0 नहीं लेंगे, 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट हो जाएगा और हमको 5 अंक वाला बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 नहीं लिया, क्या रख दिया 9। तो टोटल 10 था जिसमें से हम 9 भर दिए तो बचा कितना 9, लेकिन अब दूसरा का बार में हमने 0 ले लिया, 10 हो गया करीबी, अब 0 सब में बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, ध्यान से समझिए, नॉट अलाउड, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड में नहीं लेंगे तो इसमें गुना करा दीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड 5 हुए, यहाँ पर भी गैपिंग करिए क्योंकि 5 अंक का बात बोला था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 लेंगे। अब आप ही बताइए, टोटल 10 था, हमने स्टार्टिंग में क्या पहला स्थान पर क्या कर लिया 9 ले लिया, ठीक है। तो टोटल 10 में हमने 9 ले लिया, तो अभी बचा कितना 9, ठीक है। टोटल यहाँ पर 10 था, हमने पहला स्टार्ट पर क्या कर लिया 9 ले लिया। अब इसमें रिपीटेशन नहीं करना है, तो अब बताइए टोटल 10 था, एक 0 है ना, तो 0 एक ले लेंगे, आप खुद सोचिए कि टोटल 9 था, ठीक है। यहाँ पर 9 संख्या था तो मैंने पहले 9 लिया, अब आगे वाला में लेंगे ना, तो 9 में से अगर एक ले लिया तो 8 बचा, एवं 0 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 9, फिर से समझिए, यही तो समझाना है। यहाँ पर 9 था, मैंने 9 ले लिया, 0 नहीं लिया क्योंकि 5 अंक हमको बनाना है। अब यहाँ पर लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है, तो जैसे मान के चलिए कि टोटल यहाँ पर 9 था, हमने ले लिया तो बचा कितना 8 बचा ना, इसमें एक 9 ले लिए तो 8 बचा ना, 8 है वो 0 ले लेंगे तो 9 हो गया। अब टोटल 10 था, 10 में 2 प्लेस भरा गया है और 2 डिजिट का मैंने यूज कर लिया, तो आगे क्या होगा 8, समझ रहे बात को। उसके बाद जो है 10 में से 3 डिजिट का हम यूज कर रहे हैं, तो आगे क्या बचेगा 7, ठीक है। अब 10 में से 4 को यूज कर रहे हैं, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर जो है 4 को यूज, 1 2 3 4, ठीक है, 5 तक भरना है हमको, और 10 में से 4 यूज हो गया, तो आगे अभी बचा कितना 6, तो यहाँ पर 6 होगा। अब इसका गुणनफल, इसका गुणनफल, इसका गुणनफल। अब जो पुनरावृत्ति हो रहा है और जो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए पुनरावृत्ति नहीं होने पर, तो पुनरावृत्ति हो रहा है जो और जो नहीं हो रहा है, उसमें से जो पुनरावृत्ति हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, उस पूरा पुनरावृत्ति में से अगर पुनरावृत्ति जो नहीं हो रहा है उसको घटा देंगे तो कम से कम निकल जाएगा जो पुनरावृत्ति हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर गुना कर लीजिए थोड़ा सा, तो 9 और यहाँ पर कई सुना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब घटा देना होगा यहाँ पर, जैसे क्या करना है यहाँ पर 9 81 और 81 में 8 से गुना कर दीजिए आराम से, और फिर ये 6 7 क्या हो जाएगा 42, तो 8 हो जाएगा, 8 8 कितना होगा 64, और फिर 42 से गुना कर दीजिए, तो 8 गुना 16 का 84, 1 का 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी 12 1
फिर से 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी 12 9 होगा। फिर होगा 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 16 3 19 के 9 हासिल 1, 8 चौका 24 1 25। तो 6 9 2 कितना 11, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा कितना 6 1 7, ये हो जाएगा इतना 27 216। तो 27 216 घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 2 7 जाएगा 2 और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी इतना आपका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, एक दो बार देखिएगा ना तो आपको खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए इस पे मैंने बहुत टाइम दे दिया, ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये समझाने वाला था इसलिए हम इस पे टाइम बहुत ज्यादा दे दिए। आगे बढ़िए, 3 नंबर तो हो गया, अब देखिए जल्दी जल्दी चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका इधर थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है, देखिए समझिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है और 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% के एकमात्र बट्टा दे तो उसमें कितना लाभ या हानि होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए 8% का 2 बट्टा, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर कर दिए 16.64 इतना परसेंट, और ये दोनों को 8% के यूज करके हमने ये बनाया। आप कहिएगा कैसे बना दिए भाई साहब, 2r + r² लगा दीजिए ना, 2r + r² लगेगा 8 + 8 यानी 8 का स्क्वायर 64, 8 दूना कितना 16। क्यों भाई, क्योंकि 8% का कितना था, 8% का 2 था, तो हम इसको 1 बना दिए, 1 बनाए तो कितना आया यहाँ पर 16.64 और एक आ रहा था 16% बट्टा दिया जाए। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा और इसका जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य में इसका अंतर होगा वही इसके छूट में भी अंतर होगा। समझ रहे हैं बात को। टोटल देखिए कैसे करते हैं, टोटल विक्रय मूल्य कितना दिया है 900, सॉरी 900 फिक्स प्राइस दिया है दोस्तों, 900 क्या दिया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया था, फिक्स प्राइस है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कितना का अंतर है, 0.64 का अंतर है, ठीक ना। अब दोनों को मिला दिया तो इतना हो गया, यानी दोनों को मिलाया तो इतना में परसेंट बट्टा छूट मिल रहा था, यहाँ पर 16% तो घाटा ना हो गया, तो हानि ना होगा। पहले इतना छूट अभी इतना, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 6 का 54 3 57 और 2 अंकों के बाद इतना, ये इतना क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया ध्यान से समझिए, 8% का 2 बटा था, एक में बटा कर दिया तो ये 16.64 कैसे आया, ये कैसे आया, तो 8 के स्क्वायर 64 और 8 दूना 16, तो 16.64 हो गया इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये समझ में आ गया होगा। अब फिक्स प्राइस दिया है 900, हम लोग के अनुसार फिक्स प्राइस 100 होता है, तो फिक्स प्राइस के तुलना फिक्स प्राइस से इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, तो 0.64 का है, देखिए ना ये 16% यहाँ पर इतना है, तो इसमें गुना करा दिए, ठीक ना। तो वही लाभ हानि पूछा है, यानी लाभ हानि का मतलब क्या, डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.576 हानि हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं दिक्कत होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पर गौर करिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, नहीं पता है, हमने मान लिया परीक्षा 100 अंक की थी, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 78% अंक प्राप्त करता है, जो इतना अंक मिलता है, यानी टोटल अंक जो परीक्षा में मिला था उसका 78% ना, उसका 78% है, सॉरी 58% बोल देते क्या, तो x का 78% बराबर कितना दिया 58.5। अब क्या करना, परसेंट हटाइएगा तो यहाँ पर 2 शून्य आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पर काटिए बेटे इसको, यहाँ पर हटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य, फिर यहाँ से काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा, फिर ये काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 39 दूनी 78 और 5 दूना 10, ठीक है। और भाई मेरे ये कट जाएगा 15 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तिरछा तिरछा गुना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75, तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। 6 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा था कि शीर्षों 4 ऐसे बनाते हैं, पहले त्रिभुज बनाइए उसके बाद इसका शीर्ष बनाइए, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, और इस शीर्ष का जो है कोऑर्डिनेट दिया है कितना 4 1, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, इसका दिया है 1 और 1, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, ये वाला शीर्ष वाला कोऑर्डिनेट
3 5। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ना, ये ऑप्शन में दिया है समद्विबाहु है परंतु संपूर्ण नहीं विषमबाहु है। तो सबसे पहले इसके लिए डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, और डिस्टेंस निकालने के लिए भाई साहब एक फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक ना, अगर आपको समीकरण दिया रहेगा तो उसमें डिस्टेंस निकाला जाएगा, तो यही फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब चलिए कैसे निकाला जाएगा, देखिए हमने कहा x1 माइनस x2, तो 4 में से 1 जाएगा कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस, और 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा कौन सी √9 का यहाँ पर वैल्यू निकालिएगा, तो ये भुजा साइड कितना हो जाएगा 3। चलिए ना भाई, अब इसमें से निकालिए, 3 में से 1 जाएगा कौन सी 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 5 में से 1 जाएगा कितना, हम क्या किए 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब भाई साहब ये हो गया कितना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, क्योंकि ओच पोच हो जाएगा ना। तो ये हो गया 20, और 20 का आप क्या करेंगे 4 और 5, तो ये साइड निकल गया 4 और 5। अब देखिए इसका निकालिए, तो 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 5 में से 1 जाएगा कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, अंडर रूट निकाल दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये साइड जो है आपका आ गया भाई साहब 17। तो देखिए ना, ये साइड 3 है और ये साइड कितना है 4 और 5, और ये साइड कितना दिया √17। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक ना, विषमबाहु त्रिभुज, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, ये एक ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। पाल्सन ए शहर में रहता है तथा राप्सन बी शहर में रहता है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग पर एक दूसरे के शहरों में जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। राप्सन से मिलने के बाद पाल्सन को गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, जबकि राप्सन को पाल्सन से मिलने के बाद पाल्सन के शहर तक पहुंचने में 4.5 घंटे लगते हैं। अब राप्सन, अगर राप्सन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, तो पाल्सन की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कुछ नहीं करना है भाई साहब, क्या पूछा है, पाल्सन की गति, तो पाल्सन की स्पीड, पाल्सन की चाल बटा में राप्सन की चाल। ठीक ना, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा राप्सन का समय अब बट्टे में पाल्सन का समय, ये तो होगा लेकिन इसका अंडर रूट होगा। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए ना, पाल्सन की आपसे पूछा है, तो पाल्सन को आप मान लीजिए कि 30 है। अब राप्सन दिया हुआ है, पाल्सन की दिया हुआ है ना, सॉरी पाल्सन का पूछा हुआ है दोस्तों, पाल्सन का पूछा है, तो पाल्सन हो जाएगा 1 और राप्सन कितना हो जाएगा, राप्सन हो जाएगा 30। ठीक ना, राप्सन हो जाएगा 30। अब यहाँ पर देखिए राप्सन का समय कितना दिया है, तो राप्सन का समय दिया है 4.5 घंटे, यहाँ पर 4.5 रख दीजिए, और इसका कितना दिया पाल्सन का 2 घंटा, तो यहाँ पर यह जाएगा कितना इतना, लेकिन अंडर रूट में, और ये पता है ये 2 घंटा था यहाँ पर, जैसे हमने बोला राप्सन का समय 4.5 घंटा और पाल्सन का समय 2 घंटा, लेकिन डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना भाई। अब खुद सोचिए 1/30, इसको काटा पीटी करिए, 9 5 45, 4 5 20, अब अंडर रूट निकालिएगा तो भाई साहब 3/2 हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये काट दीजिएगा तो 15 से, इसलिए x बराबर कितना 45 किलोमीटर, आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान था। ठीक है, पाल्सन की चाल बटा राप्सन की चाल बराबर राप्सन का समय बटा पाल्सन का समय अंडर रूट, अब निकाल लीजिए आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, अब जरा समझिएगा भाई ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 3 6 4 एवं 5 अंकों से यादृच्छिक 3 अंकों की संख्या बनाई जाती है। ठीक ना, तो संख्या 5 से विभाज्य होने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, 1 3 6 4 5, 1 3 6 4 5। ठीक ना, अब देख रहे हैं कितना है टोटल, 5 गो है। देखिए भाई यादृच्छिक का मतलब देखिए करा ना कि यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक का मतलब होता है कि आपको जो है इसका रिजल्ट पहले से पता ना हो। जैसे मान के चलिए कि अगर आप
लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें पासा जब करते हैं तो आपको पहले से पता होता है कि क्या आएगा, चाहे आप जब कोई सिक्का को उछालते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें पहले हेड आएगा, टेल आएगा। ये नहीं, माने जिसका जानकारी पहले से हमको पता नहीं हो वही होता है यादृच्छिक, ठीक है, रैंडम जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो वही है। अब यहाँ पर 5 है भाई, तो इसमें से आपसे क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है, 3 अंकों की संख्या, यानी 5 गो यहाँ पर टोटल संख्या है और यहाँ पर 3 अंक इसमें से चुना है, ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब इसी में से किसी को चुनना है। लेकिन भाई साहब एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि संख्या होना चाहिए कितना, तो 3 होना चाहिए। ये इतना हो गया। अब इसी में से हमको चुनना है, हमको पहले से पता नहीं है। यादृच्छिक क्या दिया है, पढ़ देते हैं। यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब हमको उसके बारे में जानकारी पहले से पता नहीं है, वो संख्या कौन सी होगी और उसमें से हमको क्या करना है, चूज करना है। लेकिन एक बात कह रहा है क्या कि 3 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है तो संख्या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता बताइए। तो संख्या 5 से पहले तो आपको क्या करना होगा, संख्या 5 से विभाज्यता होने का आपको मैं अगर एक बात कहूं कि 5 से विभाजित वही संख्या होगा जिसके अंतिम अंक जो होगा या तो 0 हो या तो 5 हो, लेकिन 0 तो इसमें है नहीं, तो है कितना, 5। तो 5 से विभाज्यता के नियम यहाँ पर तो 5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। लेकिन आपको कह रहा है कि 5C3, यानी 5 में से 3 को चुनना है, तबे तो 3 को संख्या बनेगा यहाँ पर, 1 2 3, ठीक। अब एक तो फिक्स हो गया, एक क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन अब 2 को इसमें से 2 को भरना है, क्या करना है, 2 को भरना है इसमें, ठीक है। तो हो सकता है क्या, 5 तो फिक्स हो गया, ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। अब जो भर इसमें मान के चलिए 1 3 रखेंगे यहाँ पर, तो क्यों रखेंगे, अगर हम मान लीजिए कि 4 3 रखेंगे, 1 6 रखेंगे यहाँ पर, तो क्यों रखेंगे, या 3 4 रखेंगे तो क्यों रखेंगे, इसका रीजन जानिए। जैसे आप खुद सुनिए, एक बात मैं बता दूं, 5 रसगुल्ला है और उसमें से आपको 3 को खाना है, ठीक ना। तो एक जो आपका फेवरेट है वो तो पहले ले लिए कि भाई ये हमारा जो है हम ले लेंगे, और बचा कितना, 2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये नीचे में जो 3 है ना, ये नीचे में जो आप 3 देख रहे हैं, नीचे में जो 3 देख रहे हैं, वो जो है ऊपर में क्या करना पड़ता है, ये 5 घटते क्रम 3 बार में जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है, 5C3, तो 5 जो है 3 बार घटते जाएगा, जैसे 5 गुणे 4 गुणे 3। तो भाई साहब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 होगा। इसका मतलब जब नीचे में 3 है, जब नीचे में 3 है भाई मेरे, जब नीचे में 3 है तो ये 5 घटते घटते जाएगा 3 बार, तो 1 2 3 3 बार गया। तो भाई साहब यहाँ पर 4 और 3 भराएगा, यहाँ पर 1 और 6 कभी नहीं भराएगा। समझ में आया, चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करना होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बराबर होगा टोटल आउटकम, ऐसे लिख देते हैं, टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा दोस्तों, टोटल आउटकम बटा में एफोर्डेबल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला टोटल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, टोटल आउटकम हो जाएगा हमारा कितना, 60। होगा कि नहीं होगा बताइए, टोटल आउटकम यानी कि ये वाला जो प्रक्रिया कितना हुआ, 60। लेकिन अब उसमें से हमको एफोर्डेबल जो मैंने चुना है उसका प्रोबेबिलिटी, तो हमने चुना कौन कौन है, 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 का मतलब कितना, 12। तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने कहा 5 लड्डू था, हमको 3 गो उसमें से खाना है, लेकिन एगो मेरा पसंदीदा है जो मैं पहले ही से रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 3 है तो यानी कि ये 5 घटते क्रम 3 तक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 C2 रहता, तो हम क्या करते हैं, 10 जो है ना 2 बार घटता है, 1 और 9, ठीक है। जैसे 10 C3 रहता है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 3 बार जाएगा, 9 गुणे 8 घटते हुए 3 बार जाता है। तो उसी प्रकार 5 सीढ़ी था तो 3 बार घट के गया, तो 5 पहले से मेरा पसंदीदा मिठाई है, बाकी और इसमें से हमको 2 को चुनना था, तो हमने चुन लिया ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो 3 गुणे 4 हम चुन लिए, तो टोटल आउटकम बटा में एफोर्डेबल आउटकम, मतलब जो मैंने पसंद किया, जो मैंने चुना, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4, और टोटल आउटकम 3 गुणे 4 गुणे 5 था, इसलिए भाई साहब टोटल आउटकम 7 हो गया और एफोर्डेबल आउटकम जो है 12 हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और मैंने पूरा इसको बढ़िया से बताया, दिल से बताया है। फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जब नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे भाई मेरे, तो उसमें इसको फिर से पहले ही इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे
अपनी यात्रा पूरी कर सकती हैं। यदि उसी दूरी को, यानी दूरी क्या है, समान है, तो उसी दूरी को 8 घंटों में तय किया जाना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगा। सिंपल सा बात है भाई मेरे, देखिए दोनों का दूरी क्या है, इक्वल है। तो जानते हैं कि S1 T1 बराबर होता है S2 T2। ठीक है, S1 आपका कितना दिया है भाई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और टाइम तो जरूर दिया होगा, कितना, 10 घंटा दिया है। अब इसका S2 पूछ रहा है तो कुछ मान लीजिए, और टाइम दिया है 8 घंटा, तो S2 ये x हो गया, ये 8 हो गया, और 6 का 48, 10 का 60, यानी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना भाई, आगे बढ़ते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए ना भाई, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नदी के किनारे पर स्थित, यहाँ पर 10 नंबर पहले दे लेते हैं। कह रहा है कि एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा घर, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर भाई मेरे ये घर है, और एक यहाँ पर क्या है, चिमनी है, समझ रहे हैं, और दोनों क्या है, ये अब इसका धरातल हो गया। सॉरी। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, घर के छत से चिमनी के तल, अच्छा घर के छत है ना होगा, चिमनी के तल है होगा, तो यहाँ से इसको मिला दिए, जैसे हम मिलाएं तो इसका जो है कोण जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चिमनी के शीर्ष से, ठीक है ना, घर के तल, तो चिमनी के शीर्ष है ना होगा, है, घर के तल यहाँ पर ऐसे ले जाएगा, तो इसका जो कोण बन रहा है, क्या कौन सा कोण कह रहा था, उन्नयन कोण कह रहा था। पहले का अवनमन कोण था 30 डिग्री, और यहाँ पर क्या कर रहा दूसरा, उन्नयन कोण कह रहा था, ये 60 डिग्री हो गया। अब भाई साहब आप हल कर दीजिए आराम से। और ये जो छत है, इसका जो डिस्टेंस दिया है भाई मेरे 15 दिया है, कितना दिया है, 15 दिया है, सही बात है। और यहाँ पर जो चिमनी की जो ऊंचाई है, चिमनी की ऊंचाई तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए और इसकी चौड़ाई बताइए। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, देखिए 30 के सामने का जो होता है यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 30 के सामने के 1, और ये 30 है तो ये हो जाएगा 60, 60 के सामने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल में लिए, ये वाला, समझ रहे बात को, ये वाला ट्रायंगल में जब मैंने लिया तो 30 के सामने के 1 और 60 के सामने का √3, और ये पूरा 90, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, पड़का त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ठीक है, तो जब ये लेंगे तो ये 60 है, और 60 के सामने का अभी भी मैंने बताया क्या होता है, √3, समझ रहे बात को। अब आप मेरे को बताइए, जब ये 60 है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो जब ये 60 है तो ये कितना होगा, 30, तो 30 के सामने कौन सी होता है, 1। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक दोनों धरातल की, मतलब ये फर्श के तल और जो चिमनी के तल है, इनके बीच की दूरी √3 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको समान करने के लिए इसमें √3 से गुना, जब इसमें √3 से गुना तो इसमें भी √3 से गुना, समझ रहे बात को। अब कर दीजिए भाई, अब हल करिए। देखिए अगर यहाँ पर निश्चित राशि दिया है कितना, जो छत था उसका ऊंचाई 15 है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर ऊंचाई कितना है, 1 है। अगर हम निकाल देंगे यहाँ से इसकी दूरी चौड़ाई, तो √3 से गुना, ठीक है, तो 15 गुणे 1.73 2 कर दीजिए, अब गुना कराइए ना, 15 दूना 30 के 16 हासिल 30, और 15 तिया 45 3 48 के 8 हासिल कितना, 4। अब 15 7 75 से अचार कितना, 109 हासिल कितना, 10, 15 10 कितना, 25, 3 अंकों के बाद 1 2 3, यानी कि भाई ये लगभग में आ जाएगा कितना, 26 मीटर। कितना आ जाएगा भाई मेरे, 26 मीटर। ठीक है, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कर दीजिए। और पूछा था कौन सी, आपसे पूछा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक √3 गुणे √3 क्या 3, तो इसमें कर देगा तो हो जाएगा 45 मीटर। तो भाई साहब ये ऊंचाई निकल गया, समझ रहे हैं ना, ये ऊंचाई निकल गया, और ये आपसे पूछा था चौड़ाई, तो ये आपका चौड़ाई निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक में संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 5:3 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई मेरे। देखिए संख्या का रेशियो जो दिया हुआ है, कितना दिया है, 9:5 दिया है, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 8 जोड़ा जा रहा है, तो रेशियो हो जा रहा है 5:3। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर में, और ऊपर का डिफरेंस होगा नीचे में। जैसे 5 3 का डिफरेंस 2 का है तो ऊपर में 2 से गुना, 9 5 का डिफरेंस 4 का है तो नीचे में 4 से गुना।
अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया है। यहाँ पर देख लीजिए ना, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है। 10 से हो गया 12, 2 जोड़ा गया ना, 9 दूनी 18 से हो गया 20, 2 जोड़ा गया। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया निश्चित राशि में, ठीक ना, निश्चित राशि में। हम लोग के अनुसार कितना जोड़ा गया भाई मेरे, 2 जोड़ा गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा है ना कि बड़ी संख्या बताइए ना, तो 9 दूनी 18, 5 दूना 10, तो 9 दूनी 18 बड़ी संख्या है, तो इसमें 18 से गुना करिए, तो 2 चौक गया 8, 18 चौक कितना 72, तो आंसर आ गया 72, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, आ जाइएगा थोड़ा सा 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि श्रृंखला x1 x2 x3 x1 x2 x3, ठीक ना, और कहां तक भाई, कहां तक ये है, xn तक है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि x1 बटा k, x1 बटे k और x2 बटे k और x3 बटे k डॉट 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 कहां तक, xn बटे k तक, xn बटे k तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें कितना चेंजिंग हो रहा है, इसमें जो है x1 बटे में क्या कर रहा है, k से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, और इसका इतना का माध्य दिया था कितना 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, x में जैसे ही भागा दिया तो k हो गया, ठीक है, तो इतना का माध्य दिया था इतना, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इधर परिवर्तन होगा, जैसे x1 में मैंने भागा दिया k से तो इतना हो गया, तो ठीक उसी प्रकार का परिवर्तन जो होगा ना भाई मेरे, उसके माध्य में भी होगा। तो जैसे यहाँ पर भागा दिए तो x1 बटा k हो गया, तो इसके माध्य में भी उतना ही परिवर्तन होगा। तो भागा देंगे k से तो कितना हो जाएगा 1 बटा k, तो आंसर हो जाएगा 1/k। एक बार फिर से समझिए ना इसको, x1 x2 x3 डॉट डॉट कहां तक xn, और इसका माध्य कितना दिया था 1, और यहाँ पर x1 बटा k क्या क्या हुआ, तो आपने देखा कि x1 में भागा दिए k से, तो इधर परिवर्तन इतना हुआ, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होगा, इसके माध्य में भी वैसे ही परिवर्तन होगा, जैसे इधर हुआ है, इधर जैसे परिवर्तन हुआ वैसे उधर भी होगा। तो एक था माध्य, तो इसमें जब k से इधर भागा लगा, इधर k से लगा, तो इधर भी k से भाग लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 1/k। आ जाइए भाई मेरे 13 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, ठीक ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है। देखिए भाई, एक राजा ने 8 किलो स्वर्ण और 2 किलो चांदी के एक मुकुट बनाने का आदेश दिया। स्वर्णकार ने स्वर्ण की कुछ मात्रा को निकाल लिया और उससे उतनी ही चांदी से बदल दिया। चलिए बहुत बढ़िया। और 10 किलो वजन का मुकुट बना दिया। राजा जानता है कि पानी में स्वर्ण अपने वजन के 1/20वां अंश खो देता है, जबकि चांदी 1/10वां अंश खो देती है। जब पानी में मुकुट का वजन किया गया तो वह इतना किलो पाया गया, ठीक है, यानी 10 से इतना हो गया। तो पानी में बर्बाद कितना हुआ 0.75। तो स्वर्णकार द्वारा कितना स्वर्ण चोरी किया गया था। चलिए भाई, ये जो मिली जुली भगत है, ठीक ना, तो राजा का और स्वर्णकार का ध्यान दीजिएगा भाई साहब। टोटल जो है 10 केजी टोटल सोना है और उसका मुकुट बनाना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो गोल्ड था, गोल्ड जो था x था, x केजी था, और जो चांदी था जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, ये हमारा हो गया 10 माइनस x। तब तो दोनों जोड़ देंगे तो 10 केजी टोटल सोना हो जाएगा, मतलब टोटल क्या मुकुट हो गया था 10 केजी का, जिसमें 8 किलो सोना था और 2 किलो चांदी था। चलिए ठीक है, यहाँ तो इतना हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/20 पानी में स्वर्ण अपने वजन के इतना अंश खो देता है, लॉस हो जाता है। टोटल वजन सोना का इतना था, लेकिन राजा को पता था कि अगर हम इसको पानी में रखते हैं तो ये जो इसका भार था उसका 1/20 अंश क्या हो जाएगा, खो देगा। उसी प्रकार राजा को पता था कि 10 में से 1 जो चांदी है, अगर चांदी को पानी में रखते हैं तो ये 1/10 अंश क्या कर देती है, खो देती है, ठीक है। तो अब बताइए मेरे को, टोटल था आपका कितना, टोटल कितना था, टोटल था आपका 10 केजी, और 10 केजी से जो है 9.7 केजी पाया। इसका मतलब कि पानी में कितना परिवर्तन हो गया, यानी कि 0.75। अब 10 केजी था
और इतना केजी हो गया, इसका मतलब कि पानी में जब राजा रखा तो कितना का लॉस हुआ, 0.75 का। अब कैलकुलेट करिए ना भाई, कैलकुलेट करिए आराम से। और हाँ, एक बात यहाँ पर मैं लिख दूं कि जो गोल्ड था 8 केजी था, और चांदी जो था ना भाई साहब 2 केजी था। चांदी को सिल्वर बोलते हैं, ठीक ना, यही था। अब करना क्या है, काटा पीटी करा जाए तो x बट्टे में 20 प्लस 10 माइनस x, अब बट्टे में कौन चीज 10, अब बराबर कितना 7.75। 10-20 का एलसीएम होगा 20 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर में भी 2 से गुना, और इधर तो 20 बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो इधर हो जाएगा आपका कितना x प्लस 20 माइनस 2x बटे में 20 बराबर 0.75। ये हटा दीजिएगा तो 2 को शून्य आ जाएगा, फिर इसको काट दीजिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, फिर इसको काटिएगा तो ये 15 बार में कटेगा। अब करना क्या है आपको, जरा गौर करिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए x में से 2x जाएगा तो माइनस x होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ये 20 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो 15 में से माइनस 20 उधर जाएगा, तो माइनस x बराबर -5, तो कट गया तो इतना आ गया। यानी कि सोना का 5 केजी यूज हुआ। सोना का कितना केजी यूज हुआ, टोटल सोना कितना केजी था भाई साहब, 8 केजी था। सोना का यूज कितना हो गया, 5 केजी। तो कह रहा है कि कितना सोना स्वर्णकार ने चुरा लिया, चोरी किया था। तो आप ही बताइए ना, टोटल सोना कितना था, टोटल सोना था 8 केजी, और यूज कितना हुआ 5 केजी, तो चुराया कितना होगा स्वर्णकार। तो 8 में से अगर 5 घटा दीजिएगा तो भाई साहब आंसर हो जाएगा 3 केजी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोस्तों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा था भाई, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौर करिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो एक बात नोट में पहले लिख लीजिए, ठीक है। रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या, सिंबल वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना भाई। अब इसको क्या करना होगा, देखिए जैसे ऑप्शन में देखिए ना, पाई है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई, क्योंकि ये एक सिंबल वाली संख्या है। तो यही हो गया, आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम अभी अभी लिखवाए कि रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, और पाई क्या है, सिंबल है, और ये अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। चलिए भाई साहब, आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 50 नंबर क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होती है। 10, 8, 12 से पूरी तरह विभाजित होती है। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए भाई साहब, 2 5 10 और 8 है तो 2 दूना 4 और 2 8, 12 बनाना है तो 4 3 12 हो गया, ठीक है। अब ये जो एलसीएम लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 और 12, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 10 8 12, 10 8 12, तो 2 5 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 3 12, तो 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 दिया 120। तो इसका एलसीएम जब मैंने लिया तो 120 हुआ। और 3 अंकों की आप जानते हैं, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ पर इतना हो गया, और इसमें भाग दीजिए ना भाई 120 से, तो 12 8 कितना हो गया 96, ये हो गया 9, ये हो गया आपका कितना, इतना। तो भाई इतना से पूर्णतः डिवाइड हो, इसके लिए इसमें से इस चीज जो बच रहा है सेक्शन को घटा दीजिएगा, तो ये घटा दीजिएगा तो इतना से पूर्णतः क्या होगा 0 960, पूरी तरह से क्या होगा डिवाइड हो जाएगी। यही आपसे पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब।
क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, जबकि बिंदु इसे 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, और काम समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। तो काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगते हैं? अल्टरनेटिव केस वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। साई जो कर रहा है ना काम को 17 दिन में कर रहा है, और बिंदु जो कर रहा है उसको कितना दिन में कर रहा है? 51 दिन में। ठीक है, पहले का दिन साई कर रहा है, दूसरा का दिन बिंदु कर रहा है, फिर आगे इसी तरह से काम, पहले का दिन साई, दूसरा का दिन बिंदु। तो यही क्रम जो है आगे क्या रहे, चलता रहे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम आपको क्या करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क निकालिए पहले। टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क निकालिएगा तो 17 51 कैल्शियम लीजिएगा, तो यही टोटल वर्क होगा। अब एफिशिएंसी निकालिएगा, तो टोटल वर्क में चूंकि आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है ई गुणे टी, ठीक ना। अब हमको एफिशिएंसी चाहिए, तो टोटल एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा वर्क बटे टाइम। तो वर्क यहाँ पर टोटल वर्क कितना था? 51 में 17 से भाग दीजिए टाइम से, तो एफिशिएंसी 3, और ये कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर जो है ये 2 दिन का काम निकालिए, 2 दिन का, तो लिखेंगे 2 दिन में 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। तो 2 दिन में काम यहाँ पर देखिए कितना कर रहा है, इसका 2 दिन का एफिशिएंसी कितना का है? 4 काम कर रहा है 2 दिन में। एक दिन 2 दिन, तो एक दिन में 3 काम है, भी एक दिन में 1 काम, तो 4 काम हो गए। तो 2 दिन में इसका कितना एफिशिएंसी है? 4 काम कर रहा है। ये 2 दिन में 4 काम कर रहा है। अब बताइए टोटल कितना काम कराना है? 51 काम कराना है ना। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी गुना कराएंगे तो इससे कम डिजिट से ही गुना कराएंगे। जैसे यहाँ पर हम लेंगे 13, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। 51 काम कराना है तो 52 किसे कराएंगे? तो इसके जस्ट मतलब जो आसपास होगा उसी को लेंगे। तो 12 चौका 48, तब जब इसमें 12 से है तो इसमें भी 12 से। अब आप ही बताइए ना, 24 दिन में कितना काम हो गया? 48, तो शेष काम बचा कितना? 3 बचा ना, 3। अब आगे आके कौन कर रहा है? आगे क्या नाम था भाई? साइन नाम था, तो आगे काम करेगा साइन आकर के। तो इसका साइन का एफिशिएंसी कितना था? 3 का। काम बचा है 3, काम बचा है 3, समझ रहे हैं, और एफिशिएंसी इसका है 3। तो आप जानते हैं कि टाइम अगर इसका निकाल देंगे तो वर्क बटा एफिशिएंसी, तो बचल कितना वर्क है? 3। एफिशिएंसी इसका कितना था? 3, तो 3 में 3 से भागा देंगे तो एक काम पूरा कर देगा। तो यहाँ पर एक दिन आगे करेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 25 दिन। और 25 दिन में इधर कुछ काम बचा नहीं है, पूरा काम ये एक काम मतलब पूरा काम आगे कर देगा, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे? 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/√2। क्वेश्चन में आपसे कहा था क्या भाई साहब? cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट? देखिए भाई, अगर आप यहाँ पर 45 रखते हैं, 45 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, तो 45 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 45। और आप जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। अब हल कर दीजिए आराम से। cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा, और मतलब b की जगह पर क्या है? 0 डिग्री, तो cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर, cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1। यहाँ से हम आ रहे हैं, समझ रहे बात को, माइनस, और ये हो जाएगा a 45 है, तो cos 45 sin 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो cos b का यहाँ पर 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, और cos स्क्वायर a मतलब 1 45 है, तो 45 cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। पूरा में से आधा जाएगा तो बचेगा कितना? आधे ना बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई? ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिए। कह रहा है कि संध्या की शादी 6 वर्ष पहले हुई। ये हो गया भाई सब संध्या, और संध्या की जो शादी है 6 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, संध्या की शादी जो है 6 वर्ष पूर्व हुई। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी मौजूदा आयु शादी के समय के वायु से 5/4 गुना है। यानी कि जब शादी हो रहा था उस टाइम का उसका उम्र, और अब जो वर्तमान में, अब मतलब वर्तमान में इसका उम्र इतना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, शादी के समय आयु जो था उसका 4 था रेशियो में, और यहाँ पर अब कितना हो गया? 5। अब यहाँ पर संध्या की शादी 6 वर्ष पहले हुआ, हम लोग के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए कितना साल पहले हुआ? 1 साल पहले हुआ। तो इसका तुलना इससे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था
कि उस पहले इसका वर्तमान आयु निकालेंगे संध्या का, तो 5 से गुना, तो इसमें ये संध्या का वर्तमान आयु निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी आयु 1/6 लड़की की आयु है, तो उसकी यानी संध्या की आयु इतना हुआ और उस लड़की का आयु संध्या की आयु 1/6 है, तो भाई साहब ये कट जाएगा तो कितना वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक ना। चलिए आगे आते हैं भाई 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 नंबर, x माइनस ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 है, तो x का वैल्यू क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, a बराबर b बराबर c बराबर 1 मानना पड़ेगा। ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ पर आप जानते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर है। तो भाई मेरे x माइनस a का स्क्वायर a कर देंगे और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक ना। तो b का भी वैल्यू एक ही है, c का वैल्यू एक ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 रख दीजिएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर x माइनस 1 बटे में क्या होगा 2, फिर x माइनस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब जब इसको इतना बराबर अगर आपका 3 आ गया, इतना बराबर हल करने के बाद ये 3 आ जाएगा, इसका मतलब जो ये हम लोगों ने रखा है मान बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मान मैंने ये रखा है LHS बराबर RHS आ जाए तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज ये मान मेरा गलत होगा। तो एलसीएम लीजिए ना भाई, एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस क्या 1 होगा। तो भाई साहब 3x माइनस 3 बटे में 2 बराबर 3, कैलकुलेट करिए तो 3x माइनस 3 बराबर 6, अपोजिट डायरेक्शन में उधर जाकर जुटेगा, x बराबर कितना 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, x का मान पूछा है, नहीं x का मान आपसे पूछा हुआ है। तो ठीक है, तो x का मान पूछा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर कितना आया 3 आया है ना, तो 3 आया है तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमारा हो जाएगा a प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 आया है, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो ही 3 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर 3 है और a का वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1, यानी 3 बराबर 3, यानी x का वैल्यू पूछा है तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई मेरे। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था, आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। क्या है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है, तो 30 है। आगे कह रहा है क्या, प्रथम 5 का औसत कितना है, तो 25 है, और अंतिम 5 का औसत कितना है, तो अंतिम 5 का औसत कितना है भाई 28 है। तो छठा परिणाम हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखिए ये औसत का क्वेश्चन है, और औसत में कुछ रूल होता है कि अगर शेष ग्रुप में कहेगा, शेष ग्रुप आपसे पूछेगा, शेष ग्रुप का मतलब क्या, जैसे दे देगा 6 6 12, 12 में से 11 जाएगा तो घट जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे शेष ग्रुप कैसे थे, 11 में से 5 5 10 घटाइएगा तो 1 होगा, तो शेष ग्रुप कहेंगे। तो शेष ग्रुप में अगर कम लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, और अधिक लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह। लेकिन पूरे ग्रुप में क्या होता है भाई मेरे, पूरे ग्रुप में क्या होता है, पूरे ग्रुप में अगर अधिक लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह होगा, और कम लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह होगा। ठीक है। और एक होता है ओवरलैप। ओवरलैप में क्या होता है भाई, तो ये पूरा वाला ही प्रोसेस इसमें भी लागू होता है। अधिक लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, कम लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह। तो देखिए ना, 11 में से 5 5 10 जाएगा तो 1, यानी शेष ग्रुप में गया। और शेष ग्रुप में देखना है ऊपर, शेष ग्रुप कब कब बोला जाएगा, जब पूरा में से दोनों घटेगा तब ना शेष आएगा। तो इसको लेंगे 30, ये आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 5, ऐसे ऐसे कितने के लिए 5 के लिए। फिर इसको पूरा ये आ रहा है कम लेकर, प्लस चिन्ह, कितना 2, ऐसा ऐसा कितने के लिए 5 के लिए, बटे में कितना 1। तो यहाँ पर हल करिए तो 30, 5 5 है 25, 10 35, 30 कितना 65। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 65। ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। तो भाई साहब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक ना भाई।
एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला गया जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई, जो बड़ा हिस्सा है उसको शंकु में ढाला गया है और पिघलाया गया है। जब भी इस तरह का बात बोलेगा तो इसका मतलब आपको समझना होगा वो वॉल्यूम का बात बोल रहा है, ठीक है। तो ढाला गया है या पिघलाया गया है, बेलन पाई 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h1 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1। अब देखिए ये बेलन है, इसका रेशियो मतलब दिया है बड़ा वाला का 3, शंकु वाला 3 था, और इसके बट्टे में अगर हम कर देंगे बेलन वाला तो पाई r2 का स्क्वायर और h2। पाई r स्क्वायर होता है और इसका मतलब दिया था बांटा गया था तो 2 में बांटा गया था। अब देखिए ना भाई, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा था कि h1 बराबर है r1 के, दूसरा का मैं कह रहा था कि h2 बराबर है r2 के, यही बात कह दिया है। तो अब बताइए ना, h1 की जगह पर हम r1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? तो 1 बटा में 3 आ जाएगा नीचे, 3 पहले ही कर देते हैं नीचे, आई हो जाएगा आपका कौन सी r1 का क्यूब गुणे r2 h2 बराबर अगर हम कर देंगे r2 तो कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा r2 के क्यूब हो जाएगा, ठीक ना भाई। अब बराबर 3/2। तो r1 का क्यूब देखिए, तिरछा तिरछा गुना करेंगे ना तो r1 का क्यूब बटा में r2 का क्यूब बराबर हो जाएगा इधर 9/2। तो r1 अनुपात r2 बराबर हो जाएगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं 9/2, ठीक है। तो आप क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, तो 9/2। तब यहाँ पर कर लीजिए, ये अंडर रूट उधर चल जाएगा, ठीक ना। चाहे यहीं से कर देते तो अंडर रूट हो जाता, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हो जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, आई हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन में पूछा था कि शंकु की त्रिज्या बताइए, तो r1 हो गया इसका आपका कितना, इतना। और कह रहा था कि बेलन की ऊंचाई बताइए, तो बेलन का ऊंचाई है h2 बराबर है किसके, r2 के। तो हम कह सकते हैं कि जब h2 बराबर है r2 के, तो r2 बराबर भी हम कह सकते हैं h2 के। तो r2 बराबर h2 के, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई का काम करेगा क्योंकि r2 बराबर h2 है। तो रेशियो हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गौर करिए। क्वेश्चन में क्या कहा भाई कि 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है। देखिए समझिए, तो 1,60,000 जो दिया है ना, मूलधन दिया है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दीजिए। और 5% की दर से 4 वर्ष का सीआई होता है 21.55 और आगे होगा, बस इतना ही लेते हैं। रेट कितना दिया था, 10%। टाइम कितना दिया था, 2 वर्ष। लेकिन कंडीशन क्या दिया था, 6 माही। और 6 माही में आपको पता है क्या, रेट हो जाता है आधा और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना, 4 वर्ष। तो हमने 5% की दर से 4 वर्ष का सीआई 21.55 होता है जो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर डेसिमल हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएगा, ये कट जाएगा, ये 4 शून्य से कटेगा। 21.55 में 16 से भाई साहब काट गुना करिएगा तो 34,481 के आसपास में आएगा, ठीक है। एक और मेथड है जो सीख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक ना। मेथड 2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2 कैसे भाई, तो रेट यहाँ पर आपका कितना है, 5%। तो यहाँ पर 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5/100। काटा पीटी करिएगा 1/20, तो मूलधन हो जाएगा 20, तो अमाउंट हो जाएगा 21 पहला वर्ष का। दूसरा वर्ष का मूलधन हो जाएगा 400, तो ये होगा 441। तीसरा वर्ष का हो जाएगा कितना, 8,000, तो ये हो जाएगा कितना, 20 के क्यूब कर देंगे, 20 का स्क्वायर 400। तीसरा वर्ष का 20 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9261। चौथा वर्ष का 20 के पावर 4 यानी कि ये हो जाएगा 1,60,000 और ये अमाउंट हो जाएगा 194481। समझ रहे बात को। तो टोटल यहाँ पर आपसे ऐसा ही पूछा था, तो मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दीजिएगा भाई साहब, 194481 में से घटाना कितना है, ये घटाइए 1 8 4 और यहाँ पर 4 9 इतना, यानी 34,481 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है
कि समीकरण 2x² प्लस 4x 2x² प्लस 4x बराबर 30 दिया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्गमूल क्या है। वर्गमूल नहीं है दोस्तों, वो मूल क्या है। देख लीजिए जो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं वर्गमूल, वर्गमूल नहीं है, मूल क्या है, रूट पूछा है। तो ऐसा करिए ना, दोनों तरफ 2 से गुणा करा दीजिए, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से, काटिएगा तो 15 हो जाएगा, काटिएगा तो 2 हो जाएगा, काटिएगा तो इतना हो जाएगा। तो x² प्लस 2x और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15 बराबर 0। अब जहां प्लस माइनस होगा तो इसका रूट क्या होता है, प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस और प्लस हो जाएगा। तो इसका अगर फैक्टर करिएगा तो 5 गुणे 3 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा 3, यानी इसका कितना रूट है तो -5 और +3 ये हो जाएगा। अच्छा है, अगर ऐसे करना होगा, अगर जनरल प्रोसेस से ले जाएंगे तो x² लिखेंगे या प्लस, तो 2x है तो 5x में से अगर आप 3x घटाइएगा तब जाकर ना 2x आएगा, -15 = 0। x हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा -3 और x + 5, तो फिर हो जाएगा x - 3 और फिर हो जाएगा x + 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो -5 हो जाएगा डायरेक्ट, और x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो समझ रहे हैं ना, 2 रूट आ गया ना इसका। तो आप ऐसे कर लीजिए, अच्छा है ऐसे करिए, बात बराबर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 24 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। 24 नंबर भी क्वेश्चन ठीक ही है। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। रमेश बैंक से 7,000 साधारण ब्याज पर उधार देता है। जैसे मान लीजिए कि रमेश जो है किसी को 7,000 रुपए साधारण ब्याज पर बोला कि भाई हम आपसे ब्याज लेंगे, देता है। 3 वर्ष बाद वह बैंक को 3,000 देता है। 3 वर्ष बाद वह बैंक को 3,000 देता है तथा शुरुआत से लेकर 5 वर्ष के अंत वह बैंक को इतना अदा करता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए रमेश बैंक से 7,000 साधारण ब्याज उधार लेता है, ठीक है। तो अगर उधार लिया, उसके बाद 3 वर्ष बाद जो है बैंक को 3,000 देता है, 3 वर्ष बाद, तो 7,000 जो दिया है मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, तो 3 वर्ष तक तो ब्याज कितना 3 वर्ष में आकर वो 3,000 दे रहा है, तब तक ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे r ब्याज इतना हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद उससे हमने बोला कि भाई पैसा दीजिए, तो 3 वर्ष हुआ लेकर मेरे को 3,000 दे दिया, ठीक है। तो अभी उसके पास कितना रह गया, 4,000। तो अब 4,000 पर हम उससे ब्याज लेंगे। 4,000 मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से, रेट हमको पता नहीं है, रेट r पर सेट है, समझ रहे हैं बात को, रेट r है। तो टाइम कितना बचा, 2, और ये हो जाएगा r। तो हमने कहा कि टोटल यहाँ पर 5 वर्ष तक, 3 वर्ष का 2 वर्ष, 5 वर्ष तक टोटल उसने मेरे को, जैसे ही 5 साल हुआ तो फिर जो है 5450 रुपए अदा कर दिया। 5 वर्ष, जैसे 5वां वर्ष हुआ तो हमारे कहने का मतलब कि मेरे को कितना, मतलब टोटल ब्याज कितना दे दिया। तो देख लीजिए ना, 5450 3,000 तो कितना हो जाएगा 8,450, और 7,000 से 8,450 पेड किया है तो ब्याज कितना दिया, 1450, यानी 5 वर्ष तक। अब दोनों तो ब्याज है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 2 को शून्य से 2 को शून्य काटिए, 2 को शून्य से 2 को शून्य, तो ये हो जाएगा 210 r अब प्लस 40 गुना 80 r बराबर 1450। तो भाई साहब ये हो गया 290 r बराबर हो जाएगा 1450। ये कट गया, ये 5 से कटेगा, r बराबर कितना परसेंट, 5%। तो ये आपका फाइनल आंसर बचा। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। हाँ जी, कर निम्न पाई चार्ट में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या इतना है। कुछ नहीं करना है, टोटल दिया है निर्मित फोनों की संख्या 12, 40 और 3 शून्य दिया हुआ है। हम लोग के अनुसार टोटल कितना है, 100। तो देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किए गए। तो देख लीजिए जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा तो उसी कंपनी द्वारा, तो 30% इसका परसेंट ज्यादा है, तो ये इसका परसेंट है, ये किसका है, तो एलिमेंट का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, ठीक है।